Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to preference share, redemption of preference shares, SY BCom semester 4. ठीक है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जो आपको एग्जाम रिलेटेड जो सम्स है वही मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इतने सम्स भी आप अच्छे से करके चले जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर जाए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सम है, द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ रोहित कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल उसके अंदर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट फुल्ली पेड। तो इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड है, ठीक है। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड। सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड है तो हमें कोई मतलब नहीं है, अगर पार्टली पेड होता तो उसको फुल्ली पेड अप करने के लिए 2 एंट्री एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ती है। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस है, 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग सर, फुल्ली कॉल्ड अप बोल दिया है। अगर उन्होंने बोल दिया फुल्ली कॉल्ड अप देन इट मीन्स कि फुल्ली कॉल्ड अप है ये चीज, और पैसे पूरे के पूरे मंगवा चुके हैं ये लोग। ओके, पैसे पूरे के पूरे वो लोग मंगवा चुके हैं, ये चीज हमें समझ लेनी है। तो हमें पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले से ही पैसे मंगवा चुके हैं। अब उन्होंने ये बोला है कि 8,000 रुपए, उन्होंने 8,000 रुपए, 8,000 रुपए नहीं मिले हैं, हमने कॉल्स इन एरियर्स दिया है, 8,000 रुपए नहीं मिले। तो कितने शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं मिले हमें? तो हम ये अगर मैं करूं तो आपको बता दूं, 8,000 डिवाइडेड बाई 20 रुपीज कर दो। 8,000 डिवाइडेड बाई 20 रुपीज अगर आप कर दोगे तो पता चल जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 20, तो 400, मतलब 400 शेयर के ऊपर आपको 20 रुपए नहीं मिले। 400 शेयर के ऊपर आपको 20 रुपए नहीं मिले हैं। तो सिंपल सिंपल एक लॉजिकली एक चीज बताओ ना, तो जब आप रिडीम करोगे ना तो ये 400 शेयर वाले लोगों को पैसे नहीं दोगे। सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक आपको पैसे पूरे नहीं दिए, तो हम क्यों उसको पैसे दे वापस? ये लॉजिकल है। कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर पूरे पैसे नहीं देता तो उनको वापस भी पूरे पैसे मत दो। सिंपल एज दैट। तो 400 शेयर के ऊपर हम पैसे नहीं देंगे, बाकी सारे के पैसे दे देंगे। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तीनों के तीनों फ्री रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, तो प्रीमियम के सामने प्रीमियम सेट ऑफ होगा अगर हम रिडीमेबल प्रीमियम करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं फिर उसके बाद। ऑन 1 अप्रैल 2016 कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम ऑल ऑफ द अबोव प्रेफरेंस शेयर। ऑल ऑफ द अबोव प्रेफरेंस शेयर मतलब ये दोनों दोनों प्रेफरेंस शेयर्स वो रिडीम करना चाहते हैं सर, दोनों प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हैं एट 15% प्रीमियम। 15% प्रीमियम बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम। उन्होंने बोल दिया है कि प्रेफरेंस शेयर, सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहते हैं 10% प्रीमियम के साथ, और उन्होंने ये भी बोला है सफिशिएंट इक्विटी शेयर आपको इश्यू करने हैं 10% प्रीमियम के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ये चीज बोले तो आपको ये पहले निकालना पड़ेगा कि कितने इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, ये चीज पहले निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद ऑल पेमेंट्स वर मेड एक्सेप्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। देखो, ऑल पेमेंट्स वर मेड मतलब मैंने आपको बोल दिया कि सारा पेमेंट हो चुका है वापस, कॉल्स इन एरियर्स वाले जो शेयर्स है उनको वापस हमने पैसे नहीं दिए। आफ्टर व्हाट कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सीआरआर में जो हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, सीआरआर में जो हम पैसे ट्रांसफर करते हैं वो पैसे का यूटिलाइजेशन उन्होंने बोनस शेयर देने के लिए यूटिलाइज कर दिया। सारा का सारा पैसा बोनस देने के लिए यूटिलाइज कर दिया। उन्होंने बोला है राइट जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करो एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। सिर्फ जर्नल एंट्री पास करो एंड बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करो। आफ्टर क्या, जर्नल एंट्री पास करने के बाद, रिडेम्पशन के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। चलो ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताओ, सबसे पहले ये चीज मैंने प्रोसीजर वाइज बताया था, सबसे पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है। सर यहाँ पे जरूरत है? सर नहीं है जरूरत, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। तो सर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पहले मैंने पूरा सम समझा दिया है, तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, तो पहली 2 एंट्री कैंसिल होगी। फिर उसके बाद कोई एसेट्स को सेल किया है, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सर वो पहले देख लो। नहीं, कोई एसेट को सेल या परचेस नहीं किया तो पहली 3 एंट्री तो आने ही नहीं वाली है, कैंसिल हो गई सर, कैंसिल कर दो उनको, पहली 3 एंट्री नहीं आने वाली। तो अब फोर्थ एंट्री कौन सी थी? सर फोर्थ एंट्री थी कि हम पेमेंट को ड्यू करें, पेमेंट को ड्यू करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करना है उनको ड्यू करें। तो चलो ड्यू करते हैं। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 6 लाख रुपए हमें डेबिट करने पड़ेंगे। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 6 लाख रुपए। फिर 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट पूरे 4 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। सिंपल एज दैट, 392 भी लिखोगे, पर पूरे 4 लाख ही लिखना क्योंकि पूरा प्रीमियम हमें पता होना चाहिए कि कितना प्रीमियम हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ पूरे के पूरे ही पैसे लिखने हैं हमें तो पूरे के पूरे पैसे ही डेबिट लिखने हैं। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके ओके,
8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 6 लाख रुपए, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप वो जो अमाउंट है वही 4 लाख। एंड रिडेम्पशन प्रीमियम कैसे निकालेंगे? 10%, 15% प्रीमियम बोला है, तो 6 और 4 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 15%, मतलब 1,50,000। ये 6 + 4 दैट इज 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 15% दैट इज 1,50,000। ये जो मिला है आपको, ये जो 1,50,000 जो मिला है, ये रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट 11,50,000 रुपए। ये आपकी प्रेफरेंशियल होल्डर्स को ड्यू करने की एंट्री, ड्यू करने की एंट्री। हमेशा याद रखना, ड्यू करने के बाद अगर आपको कोई भी शेयर इश्यू करने हैं, नेसेसरी शेयर्स, तो उसकी एंट्री करना बहुत जरूरी है। वो मैं जो बोल रहा हूं, अगेन एक एक चीज जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको गड़बड़ी होगी जब भी आप कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, तब आपकी गड़बड़ी होगी। इसी वजह से मैं सारी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही ड्यू किया, अब आपको यहाँ पे जाना है कि कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। तो उसके लिए जो मैं कैलकुलेशन बताऊँ वो करना है आपको। 11,50,000 में से 2 बाइफरकेट कर दो। कैपिटल 10 लाख पे करनी है और सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 पे करना है। ओके, कैपिटल 10 लाख पे करनी है और सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 पे करना है। अब मैंने जो आपको प्रोसीजर बताई है, वो प्रोसीजर में सीधा सीधा आपको चले जाना है। मैंने जो आपको प्रोसीजर बताई, वो प्रोसीजर में सीधा सीधा आपको चले जाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए है? सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने सेट ऑफ करो, 70,000 रुपए है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सर 1,50,000 है, तो ये 70,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में मैंने माइनस कर दिए। वही करते हैं, मैंने जो प्रोसीजर बताई वो प्रोसीजर करना है और कुछ नहीं करना। सिक्योरिटी प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने सेट ऑफ कर दिया। अब पीएनएल अकाउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और 80,000 रुपए बचे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो पीएनएल अकाउंट लिखते हैं। पीएनएल अकाउंट है कितना सर? 2 लाख रुपए। पीएनएल अकाउंट 2 लाख रुपए ये रहा। तो 2 लाख रुपए मुझे यूज करने पड़ेंगे। सर यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए लिखे, उसमें से 80,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए लगेंगे। हाँ सर, ये दोनों 80,000 रुपए, ये दोनों मिला के 80,000, 1,50,000 हो गया। तो पीएनएल का 80,000 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए जाएगा, एंड बाकी बचा हुआ 1,20,000 जो है वो कैपिटल में जाएगा। हाँ ठीक है सर, सर कैपिटल में जाएगा। हाँ ओके, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व में जाते हैं। सर जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व 6,05,000 रुपए। क्या जरूरत है? हाँ देख लेते हैं। कैपिटल में 10 लाख रुपए थे। कैपिटल 10 लाख रुपए हमें पेमेंट करना है, उसमें से 1,20,000 तो हमारे पास पीएनएल से मिल जाएंगे, मुझे पीएनएल से मिल जाएंगे। और 6,05,000 रुपए कहां से मिल जाएंगे सर? जनरल रिजर्व से मिल जाएंगे। तो बाकी के 2,75,000 हमें कहां से लाने पड़ेंगे सर? इक्विटी शेयर प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू करके लाने पड़ेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, ये आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब भी नेसेसरी शेयर्स बोले, तो ड्यू करने के बाद हमें यही नेसेसरी शेयर्स निकाल ही देने हैं, और इसी तरह से निकालना बहुत ईजी रहेगा आपको। सिंपल 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 एकदम। ओके, तो अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उन्होंने बोल दिया 10% प्रीमियम के ऊपर आपको इश्यू करना है। 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, उसके ऊपर 10% प्रीमियम अगर मैं करूं तो 110 रुपए का एक शेयर हो जाएगा। 110 रुपए का एक शेयर हो गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे मिलेंगे? 2,75,000 मुझे लाने हैं, 2,75,000 रुपए लाने हैं। एक शेयर 110 रुपए का है, तो टोटल 2,500 शेयर मुझे लाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मुझे मिल चुके। जैसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मुझे मिल चुके, तो इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री करो। ये कैलकुलेशन अगर आपको आ गया तो पूरा सम खत्म हो चुका है। अब इक्विटी शेयर को इशू करना है, कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं? 2,500 इक्विटी शेयर इशू करने एट 10% प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर की एंट्री करते हैं। चलो, इक्विटी शेयर की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही एंट्री होती है। हाँ जी सर, यही एंट्री होती है। 2,50,000 शेयर है, उसके ऊपर 100 रुपए कैपिटल में जाएंगे, और उसके ऊपर कितने? 10%, मतलब 10 रुपए, 25,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। देख लो, तो टोटल 2,75,000 रुपीज आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 275, 250 एंड 225,000। ये 3 एंट्री, ये एंट्री हो गई। जैसे ही ये एंट्री हो जाए, उसके बाद आपको प्रीमियम के सामने प्रीमियम सेट ऑफ करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, प्रीमियम हमारे पास था कितना सर? 70,000 था। 70,000 प्रीमियम था, और दूसरा 25,000 का प्रीमियम आया, तो यहाँ पे 25,000 प्रीमियम ऐड हो जाएगा। ये 25,000 का प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो मतलब टोटल प्रीमियम कितना हो गया सर? ये 95,000 का प्रीमियम हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि 25,000 का और एक प्रीमियम इक्विटी शेयर इश्यू किया ना, तब से मुझे मिला। तो ये 95,000 रुपीज का प्रीमियम मेरा हो गया है। अब ये सोचना है मुझे, तो प्रीमियम के सामने प्रीमियम जब मैं सेट ऑफ करूंगा, तो 95,000 यूटिलाइज करूंगा इंस्टेड ऑफ 70,000। ये समझना जरूरी है। इसी वजह से मैंने आपको इक्विटी शेयर इश्यू करने की एंट्री सबसे पहले करवाई। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट चेंज होने वाला था। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट चेंज होने वाला था, इसी वजह से मैंने ये करवाया। अब हमारे पास 70,000 की जगह पे 25,000 एक्स्ट्रा इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो हम यूटिलाइज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम के सामने सेट ऑफ करने के लिए। अब रिडेम्पशन प्रीमियम को सेट ऑफ कर दे। रिडेम्पशन प्रीमियम को सेट ऑफ करने की एंट्री हमारी क्या होती है? रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट होता है 1,50,000। उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम जो 95,000 है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 95,000 हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से लेंगे। बाकी का जो बचा हुआ है 55,000 पीएनएल अकाउंट में से लेंगे। सिंपल एज दैट।
बाकी का बचा है 55,000 पीएनएल अकाउंट में से लेंगे। ओके, तो हम सिक्योरिटी, अब मैंने रिडेम्पशन प्रीमियम को सेट ऑफ कर दिया। जैसे ही रिडेम्पशन प्रीमियम को सेट ऑफ कर दिया, अब हमें क्या करना है सर, अब हमें सीआरएफ में मतलब सीआरआर में क्रेडिट करना है, सीआरआर में अमाउंट को डालना है। सीआरआर में कितना अमाउंट डालेंगे, सिंपल सिंपल सिंपल, जितना भी हमारे पास रिजर्व पड़ा है वो पूरा का पूरा सीआरआर में डाल दो। जितना भी रिजर्व पड़ा है पूरा का पूरा सीआरआर में डाल दो, एकदम सिंपल है। कितना रिजर्व पड़ा है, अब आप सोचो, सिक्योरिटी प्रीमियम तो कैंसिल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा नलीफाई हो गया, 95,000 यूटिलाइज कर दिया। ये 2 लाख में से हमने पीएनएल में 55,000 यूटिलाइज कर दिए। 2 लाख में से हमने पीएनएल में से 55,000 यूटिलाइज कर दिए, तो बचा होगा कुछ 55,000। जैसे ही आपने यूटिलाइज कर दिए तो अब उसमें से कुछ बचा होगा, तो जो बचा है 1,45,000 वही हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब पीएनएल में जितना बचा है वो यूटिलाइज करेंगे और जनरल रिजर्व में जितना बचा है वो दोनों यूटिलाइज करके हम सीआरआर क्रिएट कर देंगे। सिंपल, जो बचा है उसको डेबिट कर दो और सीआरआर को क्रेडिट कर दो, वही तो हमारा रूल है। तो हम सिंपल सिंपल हम यही करेंगे। अब क्या करेंगे, पीएनएल में जितने रुपए बचे, कितने, 1,45,000 बचे, अभी भी बता रहा हूँ 2 लाख थे, उसमें से ऑलरेडी 55,000 हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिए, तो जो बचा है वो पीएनएल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व पूरा का पूरा 6,05,000 रुपए यहाँ पे मैं पूरा का पूरा यूटिलाइज करूंगा, तो इसी वजह से डेबिट कर दिया। तो सीआरआर में 7,50,000 रुपए चले जाएंगे। ठीक है, सीआरआर में 7,50,000 रुपए चले गए, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, 7,50,000 जैसे ही सीआरआर में क्रिएट हुए, अब हमें प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पेमेंट करना है। प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कैसे पेमेंट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। प्रेफरेंशियल होल्डर्स को हमने क्रेडिट कितना किया था सर, 11,50,000 रुपए। तो प्रेफरेंशियल होल्डर को डेबिट 11,50,000 से ही करूंगा, टू बैंक एंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर सस्पेंस अकाउंट। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। जितने पैसे आप नहीं पे कर पाते हो वो प्रेफरेंशियल होल्डर सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे। 400 शेयर के ऊपर पैसे नहीं मिले थे। कॉल्स इन एरियर्स कितने शेयर के ऊपर था सर, 400 शेयर के ऊपर। जब मैंने सम स्टार्ट करवाया तभी मैंने बताया था 400 शेयर के ऊपर पैसे नहीं मिले, तो 400 शेयर वाले को आपको पूरे पैसे नहीं देने। तो कितने पैसे आपको देने थे, एक शेयर के ऊपर 115 रुपए देने थे, 100 रुपए प्रेफरेंस शेयर के और 15 रुपए प्रीमियम के। तो मतलब 400 शेयर के ऊपर 115 रुपए मुझे उनको नहीं देने हैं वापस। इसी वजह से ये प्रेफरेंशियल होल्डर सस्पेंस अकाउंट में 400 इंटू 115 जाएंगे। 46,000 रुपीज आपके कहाँ जाएंगे, प्रेफरेंशियल होल्डर्स सस्पेंस अकाउंट 46,000। और बाकी बचा जो पेमेंट होगा वो पूरा का पूरा पेमेंट आपको पे कर देना है, या बचे हुए जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने तो पूरा पेमेंट आपको दिया था, सारा का सारा पेमेंट कर दो उनको। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स कितने हैं, 11,50,000 के, पर उसमें से 400 शेयर ऐसे है जिसको कॉल्स इन एरियर्स है, तो उसका सारा पेमेंट हम स्टॉप कर देंगे। 115 का 15 स्टॉप कर देंगे, 46,000 स्टॉप, बाकी बचा 11,04,000 हम पेमेंट कर देंगे। सिंपल एज दैट। अब उन्होंने बोला था कि सीआरआर जितना किया था, जितना क्रिएट किया था उसका बोनस शेयर दे दो। ठीक है, तो बोनस की एंट्री क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसी एंट्री हम करते हैं, तो वही करना है। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, सीआरआर में जितना 7,50,000 रुपए हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट कर दो, और बोनस टू शेयर होल्डर्स में वो क्रेडिट कर दो। बोनस टू शेयर होल्डर्स आप डेबिट करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 कर दो। हम यही करते हैं ना, बोनस की एंट्री यही होती है कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही हमारी एंट्री होती है। तो यही एंट्री हमने पूरी कर दी है, डन है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए सिंपल सिंपल क्या करना है, एंट्रीज देखनी है और कुछ नहीं करनी। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या है, उन्होंने दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 10 लाख था। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था। अब यहाँ पे हमें पूरी एंट्री, जितनी भी एंट्री की है हमने, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल अगर क्रेडिट हुआ है तो उसको प्लस करेंगे, अगर डेबिट हुआ है तो माइनस करेंगे। सेकंड एंट्री में 2,50,000 रुपए से प्लस हुआ है, देख लो। सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ 2,50,000 रुपए से प्लस हुआ है, हाँ, क्रेडिट हुआ मतलब प्लस हुआ। तो 10 लाख में 2,50,000 रुपए प्लस करो, 10 लाख प्लस 2,50,000 प्लस और कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ हुआ, 7,50,000 भी क्रेडिट हुआ, तो 7,50,000, मतलब 20 लाख रुपए का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए। ये रहा बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 20,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा नलीफाई हो चुका है क्योंकि हमने तो रिडीम कर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होना ही नहीं चाहिए, कैंसिल हो चुका है वो। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो उसका सस्पेंस अकाउंट बचना चाहिए, ये रहा, ये लायबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सस्पेंस अकाउंट 46,000 है। हमें कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। 46,000 हमें उनको पे करने हैं, लेकिन उसमें से 8,000 तो उन्होंने हमें दिए ही नहीं थे, तो हमें उनको पे कितने करना है सर, 38,000। ये अगेन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप गड़बड़ कर सकते हो यहाँ पे। आप बोलोगे सर प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट तो 46,000 है, पर 46,000 हमें उनको देने हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें से 8,000 रुपए हमें उन्होंने ही हमें दिए नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उनको, हमें आपको 46 देने हैं, उसके अंदर से आपने 8,000 तो हमें दिए नहीं है, तो हम आपको कितने देके खत्म कर देंगे सर, 38,000 देके खत्म कर देंगे। तो अल्टीमेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर सस्पेंस अकाउंट है कितने का, 38,000 का, क्योंकि 8,000 रुपए उन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया था कि उन्होंने हमें नहीं दिया था 8,000 रुपए, देख लो है, तो वो माइनस करके लिख दिया।
ओके, फिर उसके बाद हम रिजर्व्स तो कुछ बचा ही नहीं है, रिजर्व्स तो कुछ नहीं बचा, सब जीरो हो गया क्योंकि सबका यूटिलाइज कर दिया सीआरआर, सीआरआर से हमने बोनस में ट्रांसफर कर दिया, तो नो रिजर्व्स, कुछ नहीं, सीआरआर भी नहीं बचा क्योंकि सीआरआर का यूज करके हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारी चीज हो गई। अब क्रेडिटर बचा, क्रेडिटर 1,50,000 जो बचा है वो पूरा का पूरा लिख दो, तो 21,88,000 आया। अब एसेट्स पे जाते हैं। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में कुछ नहीं हुआ है, 14,12,000 पूरा का पूरा लिख दो। एसेट्स में कुछ नहीं है, 14,12,000 लिख दो। लेकिन करंट एसेट्स में क्या है, बैंक आता है, करंट एसेट्स में बैंक आता है, कैश आता है, तो वो प्लस माइनस हुआ है, तो वो हम करेंगे प्लस माइनस। कैसे करना होता है, देखो ब्रैकेट में मैंने बताया हुआ है, 16,05,000 रुपीज हमारे पास था करंट एसेट्स, 16,05,000 रुपीज था। पैसे आएंगे तो प्लस करेंगे, पैसे जाएंगे तो माइनस करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे बैंक पहले देखते हैं, पहली एंट्री में कोई बैंक नहीं है, कुछ नहीं है। सेकंड एंट्री में ये रहा बैंक, बैंक डेबिट हुआ मतलब पैसे आए, पैसे आए तो क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, देखो 16,05,000 में 2,75,000 मैंने प्लस कर दिया, 16,05,000 प्लस 2,75,000 उतने पैसे मेरे पास आए। जैसे ही पैसे आए उसके अंदर से बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। क्रेडिट कितना किया हमने, पैसे पे किए, ये रहा प्रेफरेंशियल होल्डर्स को 11,04,000 रुपीज पे किए, तो जितना पे किया वो माइनस कर दिया, दैट्स इट। तो ये पे कर दिया वो माइनस कर दो। अब कोई भी बैंक और कैश कहीं पे भी नहीं है, तो प्लस माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आया वो लिख दिया और टोटल कर दिया 21,88,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो गई, दैट्स इट। तो इतनी चीज उन्होंने आपको पूछी थी, ये पूरा सम आपको फुल फ्लेज मैंने करवा दिया। कोई भी डाउट हो, इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व 100% करूंगा, ठीक है। ऐसे वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।